हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एचएल एकेडमी। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सीरीज फॉर ऑल द क्लास 12th स्टूडेंट जिनका सब्जेक्ट बायोलॉजी है और वो टर्म 1 एग्जामिनेशन को लेकर कहीं ना कहीं परेशान है कि कहाँ से हम इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और किस तरह से हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। तो आपके इन सभी डाउट्स को क्लियर करने वाली ये वीडियो है जिसके अंदर मैं आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके अराउंड 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगी। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, अगर आपको इन क्वेश्चन से बेनिफिट होता है तो प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस चैनल पर आप लोगों को इस तरीके की काफी सारी वीडियोस इन फ्यूचर मिलने वाली हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी इन योर टर्म 1 प्रिपरेशन। ओके, अभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर के क्वेश्चंस को करेंगे। उसके बाद डेली बेसिस पर आपको जो है वीडियोस मिलेंगी अबाउट ऑल अदर चैप्टर्स। ओके, तो आपका टर्म 1 एग्जामिनेशन जब तक नहीं हो जाता है, अराउंड 1 मंथ है आपके एग्जामिनेशन में, तब तक हम इन सभी क्वेश्चंस को, हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं उनके साथ भी आपको पढ़ा सकती हूँ, लेकिन अभी हमारा मेन फोकस रहेगा ऑन टर्म 1 एमसीक्यू। तो कंप्लीट एमसीक्यू सीरीज होने वाली है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू होंगे फ्रॉम द बायोलॉजी। ओके, तो शुरुआत करते हैं। आई होप आप सभी ने अब तक सब्सक्राइब कर दिया होगा चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरा टॉपिक है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसीलिए मेरा जो पहला टॉपिक है दैट विल बी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, दैट विल बी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि हर एक एमसीक्यू यहाँ पर टॉपिक वाइज होने वाला है। तो जब टॉपिक वाइज एमसीक्यू होते हैं ना, तो उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट स्टूडेंट को ही होता है, क्योंकि आप किसी भी कंसेप्ट को जब प्रिपेयर करोगे तो सिर्फ प्रिपेयर करना ही आपका मेन मोटिव नहीं होना चाहिए। आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि अगर मैंने किसी कंसेप्ट को पूरी तरह से पढ़ लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है, उसके बाद मैं कितने क्वेश्चन उस टॉपिक के अटेम्प्ट कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, ये आपको एनालाइज करना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक सेकेंड, इसको उतार देते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आउटर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज फॉर्म्ड ऑफ। आपके सामने क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी अपना आंसर बता सकते हो। हालांकि आपके सामने ऑप्शंस हैं सेल्यूलोज, पेक्टोसेल्यूलोज, लिग्निन या स्पोरोपोलिन। एक तरीके से टेस्ट की तरह आप इसे लीजिए। आपको सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम टर्म 1 एग्जाम में यही एमसीक्यू, मैं ये नहीं कह रही हूं कि यही एमसीक्यू, हाँ लाइनिंग थोड़ी वो हो जाएगी, लेकिन इतना जरूर बताना चाहूंगी कि एमसीक्यूज इसी फॉर्मेट में आते हैं और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगर आपने ये प्रिपेयर कर लिए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कोई भी क्वेश्चन बचेगा जो आपने, ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं बचेगा जो आपने ना प्रिपेयर किया हो। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? स्पोरोपोलिन। आप सभी जानते हैं एक रिजिड यहां पर लेयर होती है जिसको डिग्रेड करने का एंजाइम आज तक नहीं बना। मैं नीचे जरूर देख रही हूं क्योंकि मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है उसको देख रही हूं, तो ये मत सोचना मेरा आई कांटेक्ट नहीं है तुम्हारे साथ। जब मैं यहाँ कैमरा में देखूंगी तो मेरा आई कांटेक्ट आपके साथ ही होगा, लेकिन जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी तो नीचे देखूंगी। ओके, न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल इज लार्ज, स्मॉल, डीजेनरेट या लार्ज एंड इरेगुलर? बताओ। दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लार्ज एंड इरेगुलर। पॉलन बैंक स्टोर पॉलन इन। पॉलन बैंक्स जो होते हैं वो पॉलन को स्टोर करके कैसे रख लेते हैं? लिक्विड CO2 में स्टोर करते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन में स्टोर करते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन में स्टोर करते हैं, या फिर लिक्विड नाइट्रोजन में? आप लोगों ने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है ये। एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर डी, लिक्विड नाइट्रोजन में। राइट, लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखते हैं पॉलन बैंक्स। किसको? पॉलन को। इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस कहां पर होंगी, या फिर इनमें क्या इन्वॉल्व होता है? ऑप्शन ए, इट अकर्स इन एंथस। ऑप्शन बी, फॉर्म्स गैमीट्स विदाउट फर्दर डिविजन। ऑप्शन सी, इन्वॉल्व्स मियोसिस। ऑप्शन डी, अकर इन ओव्यूल। एग्जैक्टली, आई होप आप सभी को आपका आंसर पता होगा। सही ऑप्शन होगा यहां पर, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी, इन्वॉल्व्स मियोसिस। इट विल इन्वॉल्व मियोसिस। ओके,
एंजियोस्पर्म में अगर हम देखें तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि माइक्रोस्पोर के बनने वाला प्रोसेस, मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि मेगास्पोर के बनने का जो प्रोसेस होता है, इनमें मियोसिस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस सभी को पता है ना, रिडक्शन डिवीजन। अगर आप लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप लोग मेरे सिंक क्रिएशन एजुकेशन चैनल पर जाकर पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाया है, आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ओके, A chronic but seasonal respiratory disorders occur due to pollen allergy, नहीं, dust allergy, cotton allergy या silk allergy। बताओ बच्चों, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर ए, pollen allergy। ज्यादातर सीजनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं वो किसकी वजह से हो रही हैं? pollen grains की एलर्जी की वजह से। ओके, रेजिंग फ्लावर यील्डिंग प्लांट इज एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर या फिर फॉरेस्ट्री। एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ओरेलिकल्चर या फॉरेस्ट्री, बताओ। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी फ्लोरिकल्चर। यानी कि अगर आप फ्लावर्स यहां पर यील्ड कर रहे हो, रेजिंग फ्लावर यील्डिंग प्लांट, उसे हम कैसा कल्चर बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। एंथिसिस मीन्स, एंथिसिस का मतलब क्या है? देखो, आपको मेरी आंखें बहुत सोई सोई लग रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, है ना, ऐसा नहीं है। मैं नीचे भले ही देख रही हूं, लेकिन नीचे ये मैं आपका क्वेश्चन पढ़ने के लिए देख रही हूँ। जब मैं यहाँ कैमरा में देखूंगी तो आप लोगों के साथ आई कांटेक्ट कर रही हूं मैं, है ना, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने के लिए मुझे यहां देखना पड़ेगा। ओके, है ना। चलो, एंथिसिस का मतलब क्या होता है बताओ। एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर सी, ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बड। किसी भी फ्लोरल बड की ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? एंथिसिस। ठीक है, और ऐसे भी कई प्लांट्स होते हैं जो कि कभी ओपन ही नहीं होते। फाइब्रस थिकनिंग ऑफ हाइग्रोस्कोपिक नेचर आर फाउंड इन द पार्ट ऑफ एंथर। किस पार्ट में मिलते हैं? एपिडर्मिस, टेपिटम, मिडिल लेयर या एंडोथीशियम। एग्जैक्टली, दे विल बी फाउंड इन द इनर लेयर, एंडोथीशियम। देखो, जो थिकनिंग होती है ना हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक नेचर मतलब वाटर को रिटेन कर पाएंगे, और ये रिटेन अंदर की लेयर ही कर सकती है, दैट विल बी एंडोथीशियम। नंबर ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मेल गैमीटोफाइट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज 4, 1, 3 या 2, बताओ। ऑब्वियसली फ्लावरिंग प्लांट जो मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है दैट विल बी 2 मेल गैमीट बनाएगा। ठीक है, क्लियर। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन रूट सेल इज 14। रूट सेल में क्रोमोसोम का नंबर तो 14 है, तो क्या नंबर ऑफ सिनर्जिड होगा? नंबर ऑफ सिनर्जिड कितना होगा? जब रूट सेल में क्रोमोसोम का नंबर 14 है तो ऑब्वियसली रिडक्शनल डिवीजन, इसका हाफ यानी कि 7। What does filiform apparatus do at the entrance into ovule? जब एंट्रेंस पर, ओव्यूल के एंट्रेंस पर फिलिफॉर्म अपैरेटस प्रेजेंट होते हैं तो उनका क्या काम होता है? आप इजीली इन ऑप्शंस को पढ़ो, एनालाइज करो, फिर आंसर करो। एग्जैक्टली, ये चीज मैंने आपको पहले भी कई बार बताई है। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज ध्यान से सुनो कि जो फिलिफॉर्म अपैरेटस होते हैं ना, जो कि ओव्यूल के एंट्रेंस पर प्रेजेंट है, ये हेल्प करते हैं इन द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड। ठीक है, पॉलन ट्यूब की एंट्री इनटू सिनर्जिड में हेल्प कौन करेंगे? फिलिफॉर्म अपैरेटस। लार्जेस्ट सेल ऑफ ओव्यूल इज, which one is the largest cell of ovule? Option number C, central cell. Okay, clear? Central cell. Embryo sac occur in, embryo sac occur in embryo, एक्सिस पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। अब देखो, आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो ये सोच रहे होंगे एम्ब्रियो सैक आ गया मतलब एम्ब्रियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। नहीं, they will occur in ovule. Embryo sac will occur in ovule. The body of the ovule is fused with the funicle at micropyle, nucellus, chalaza या helium। इन चारों में से किस पॉइंट पर
जो बॉडी होती है ओव्यूल की वो फ्यूज हो जाती है विद द फ्यूनिकल? बताओ। ऑप्शन नंबर डी, हीलियम। ठीक है, हीलियम पर जाकर क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। जो ओव्यूल की बॉडी है इट विल गेट फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल एट हीलियम कंडीशन। ठीक है, हीलियम पॉइंट। ईच लोब ऑफ द एंथर इज डाइथीकस, मोनोथीकस, पॉलीथीकस, एनी ऑफ द अबव। हाँ, वो हीलियम हाइलम है, मेरी प्रोनाउंसिएशन उसकी वही है ना, शुरुआत से वही बोलती हुई आई हूं तो वही रहती है। तो काफी बच्चे कमेंट मत करने लग जाना कि प्रोनाउंस करना नहीं आता या क्या, है ना। जो स्टार्टिंग से आप बोलते जाते हो वही आपको आदत पड़ जाती है, हालांकि आई नो इट इज हाइलम। ईच लोब ऑफ द एंथर इज, एंथर का हर लोब कैसा होता है? मोनोथीकस या डाइथीकस? इन दोनों में से चूज करो। चलो, बिल्कुल इट विल बी डाइथीकस, यानी कि मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब टू, दो थीका प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ईच लोब ऑफ एंथर विल हैव डाइथीकस, सो टेट्राथीकस हो जाएगा कंप्लीट मिलाकर, है ना। pollen grain are also called microspore mother cell, माइक्रोस्पोर्स, टेट्राड्स या पॉलिनिया? ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोस्पोर। जो आपके माइक्रोस्पोर होते हैं उन्हीं को आप पॉलन ग्रेन भी कहते हो, पॉलन ग्रेन को ही आप माइक्रोस्पोर भी कहते हो। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे? क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं आप लोगों को? देखो, मुझे आपका आंसर तो नहीं पता लगेगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ, आप में से कई बच्चे होंगे जो कह रहे होंगे मैम बहुत इजी क्वेश्चंस है। कई ऐसे बच्चे भी होंगे जो ये कह रहे होंगे थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी है ये, है ना। लेकिन टर्म 1 इजी नहीं होगा इतना ज्यादा। आप लोगों का ये जो चैप्टर टर्म 1 में आ जाएंगे, दैट्स 100% श्योर कि वो टर्म 2 में नहीं आ रहे। तो सीबीएसई पूरी कोशिश करेगी कि टर्म 1 आपका और अच्छी तरीके से लिया जाए, कंडक्ट करवाया जाए, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि टर्म एंड एग्जामिनेशन हो रहे हैं, है ना, सारा सिलेबस एक बार आ रहा है, नहीं, हाफ में डिवाइड हो गया है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके अपना एग्जाम दो। क्योंकि अगर आप यहाँ पर टर्म 1 के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो और टर्म 2 के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो तो भी आपके मार्क्स जो है वो खराब ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार आपको मौका नहीं मिल रहा, आपको 2 मौके मिल रहे हैं और दोनों में आपको अच्छे से परफॉर्म करना है, तभी टोटल मिलाकर आपका रिजल्ट अच्छा बनेगा। ओके, चलो। Which part of the flowering plant contains sporogenous tissue? Stamen, pollen, microspore या फिर young anthers? That will be option number D, young anthers. ठीक है, स्पोरोजेनस टिश्यू किसके पास प्रेजेंट होगा? यंग एंथर्स के पास। टेपेटम ऑफ pollen wall is connected with its, बताओ। भाई, पॉलन वॉल का टेपेटम उसकी न्यूट्रिशन के साथ ही कनेक्टेड होता है, क्योंकि इसका काम ही होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इसका ये क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन ये फंक्शन वाला क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ठीक है, फंक्शन वाला क्वेश्चन जरूर आ सकता है, दैट विल बी नरिशमेंट। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, आप ये हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, ओके। एम्ब्रियो सैक इज माइक्रोगेमिटोफाइट, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगागेमिटोफाइट या मेगास्पोरेंजियम? एम्ब्रियो सैक क्या होता है भाई, बताओ। ऑप्शन नंबर सी, मेगा गेमिटोफाइट, राइट, क्लियर। एम्ब्रियो सैक जो है इट इज अ मेगा गेमिटोफाइट, क्लियर। ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमिटोफाइट फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल देयर अकर, कितने मियोटिक डिवीजन होते हैं, कितने माइटोटिक डिवीजन होते हैं जब मेल गेमिटोफाइट बनता है फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और प्रोसेस होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो कितने माइटोटिक और कितने मियोटिक डिवीजन होते हैं? हाँ जी, देयर विल बी 1 मियोटिक यानी कि 1 रिडक्शनल डिवीजन होगा और 2 माइटोटिक डिविजन होंगे। ठीक है, the division of pollen grain cell into cell tube यानी into tube cell and generative cell is, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में जब पॉलन ग्रेन का डिवीजन होता है तो वो इक्वल होगा, सिमेट्रिकल होगा, अनइक्वल होगा, कैसा होगा बताओ।
हाँ जी, अनइक्वल ही होता है, ठीक है, बोथ अनइक्वल थ्रू एसिमेट्रिक स्पिंडल। पार्थेनियम या कैरेट ग्रास केम टू इंडिया अलोंग विद इंपोर्टेड राइस, इंपोर्टेड व्हीट, बार्ले या फिर ओट। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी इंपोर्टेड व्हीट। देखो जो पार्थेनियम यानी कि विदाउट एनी सीड इट विल बी प्रेजेंट, ऐसा जो कैरेट ग्रास है वो इंडिया में लाया गया विद इंपोर्टेड व्हीट। विच वन इज रेसिस्टेंट टू एंजाइम एक्शन? सारे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी की लाइंस हैं जिनसे बने हुए ये क्वेश्चंस हैं, ओके। विच वन इज रेसिस्टेंट टू एंजाइम एक्शन? पॉलन एक्साइन, लीफ क्यूटिकल, कॉर्क या वुड फाइबर? बताओ। पॉलन एक्साइन, ठीक है। पॉलन एक्साइन मतलब किसका बना हुआ होता है पॉलन एक्साइन? स्पोरोपोलिनिन का। और इस स्पोरोपोलिनिन को आज तक डिग्रेड करने वाला कोई भी एंजाइम नहीं बना है, ठीक है। पॉइंट आउट द ऑड वन। न्यूसिलस, एम्ब्रियोसैक, माइक्रोपाइल या पॉलन ग्रेन? विच वन विल बी द ऑड वन? यस, पॉलन ग्रेन, ठीक है। न्यूसिलस, एम्ब्रियोसैक, माइक्रोपाइल, ये सब आपके जो आपका एम्ब्रियोसैक है ना, एम्ब्रियोसैक, माइक्रोपाइल, न्यूसिलस, ये सारे उस कंडीशन के सेंट्रल सेल के अंदर आ जाते हैं, जबकि फीमेल उसका पार्ट है, ठीक है, एम्ब्रियोसैक, माइक्रोपाइल और न्यूसिलस। लेकिन पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट्स हैं। क्लियर? क्लियर? ये मेन डिफरेंस है, दैट्स द मेन रीजन वी आर पॉइंटिंग आउट द ऑड वन। विच इज करेक्ट? यू गाइज हैव अराउंड 30 सेकेंड्स। आप इजीली इन सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ो एंड फिर मुझे बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ना? पढ़ते ही समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी, sporopollenin can withstand high temperature as well as strong acid and alkalies। मैंने पहले भी कहा था स्पोरोपोलिनिन बहुत ज्यादा रिजिड है, इसको डिग्रेड करने वाला कोई एंजाइम तक बना ही नहीं है, ठीक है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, ज्यादातर एंजियोस्पर्म में क्या कंडीशन होती है? ऑप्शन नंबर डी, रिडक्शन डिवीजन जो है वो मेगास्पोर मदर सेल में होता है। हाउ मेनी पॉलन मदर सेल विल फॉर्म 1000 पॉलन ग्रेन? कितनी पॉलन मदर सेल जो है वो 1000 पॉलन ग्रेन्स बना लेंगी? बताओ। ऑब्वियसली 250। हाउ? एक जो है वो बनाती है 4, तो डिवाइड कर दो 1000 को बाय 4, आंसर विल बी 250, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? अगर एक पॉलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल बना रही है 4 पॉलन ग्रेन, तो 1000 कितने बनाएगी? डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे 1000 को, आंसर आ जाएगा। इन एंजियोस्पर्म द नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 माइक्रोस्पोर। 100 माइक्रोस्पोर मतलब डिवाइड बाय 4 होता है ना हमेशा, करके देखो, आया आंसर? 100 divided by 4, 25. Correct? The process of formation of embryo sac will be known as embryo sac मेगा। अगर यहां पर पॉलन ग्रेन होता तो माइक्रो हो जाता, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, क्लियर। तो मेगा गैमीटोजेनेसिस विल बी द करेक्ट आंसर। इसको हम मिटा देते हैं भाई, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो, है ना। फर्स्ट हेप्लॉइड सेल ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट इज, फीमेल गेमिटोफाइट का पहला हेप्लॉइड सेल कौन सा है? फंक्शनल मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल? बताओ। ऑब्वियसली फंक्शनल मेगास्पोर, माइक्रो की तरफ तो आप जाओगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि फीमेल गेमिटोफाइट की बात हो रही है, तो आप मेगास्पोर या फिर मेगास्पोर मदर सेल की तरफ जाओगे और फिर देखोगे कि करेक्ट आंसर कौन सा है, ठीक है। तो फंक्शनल मेगास्पोर इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इन क्वेश्चंस को करने में अच्छा लगा होगा, कुछ आपकी नॉलेज जरूर बढ़ी होगी, और जिन बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है उनको इस चैप्टर के इस
पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसके ऊपर बेस्ड जितने क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं एक नॉलेज मिली होगी, एक अवेयरनेस आई होगी कि ओके क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे, एक लेवल पता चला होगा आपको एग्जामिनेशन का, और बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे, डोंट वरी। लेकिन इजी का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे, है ना। इसके बाद हम करेंगे सेम चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का दूसरा टॉपिक, जिसके हम एमसीक्यूज करेंगे, और वो टॉपिक होगा पॉलिनेशन एंड आपका फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इसके आगे आपको डेली बेसिस पर वीडियोस मिलने वाली हैं जो कि आपको आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर देंगी। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।